नमस्कार बच्चों। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के चैप्टर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस यानी विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया क्या होती है उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स टॉपिक्स के बारे में आपको बताएंगे कि किसी भी अणु में अल्फा और बीटा कार्बन का स्थान क्या होता है। हमें अल्फा और बीटा कार्बन की पहचान करना आना चाहिए। क्या होता है कि कार्बन जिससे कि हैलोजन परमाणु सीधा जुड़ा रहता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे जुड़े अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और बीटा कार्बन से जुड़े हुए अगले वाले कार्बन को क्या कहते हैं? गामा कार्बन कहते हैं। अब कहने में तो आसान है, क्या ये समझने में आसान होगा? बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, जरा एक एग्जाम्पल से देखिए। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 Br। तो Br तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है इस समय। तो इस Br से जो कार्बन लग रहा पहला वाला ये क्या है? अल्फा कार्बन। इस वाले के बराबर में दूसरा वाला कार्बन क्या है? ये बीटा कार्बन। और इसके बराबर में ये तीसरा वाला कार्बन क्या है? गामा कार्बन। इसके बाद फिर डेल्टा कार्बन। तो इस तरह से क्या होगा कि जिस ग्रुप से कार्बन लगा हुआ डायरेक्टली वो अल्फा, उससे अगला वाला बीटा, उससे अगला वाला गामा। आ रहा समझ में? चलिए और समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए हमारे पास ये एग्जाम्पल को देखिए। इसमें ये दो कार्बन है और Br जुड़ रहा है ये पहले वाले कार्बन से। तो ये वाला जो Br जुड़ रहा है इस वाले कार्बन से, तो ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है? इसके लिए अल्फा कार्बन। और इससे अगला जो रेड सा दिखाया हुआ है ये क्या है? इसमें बीटा कार्बन, राइट। अब जो हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं ना पहले वाले कार्बन से, अल्फा वाले कहते हैं, इनको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। और जो दूसरे वाले कार्बन से यानी बीटा वाले से जो जुड़ रहे हैं आपके पास ये तीनों, तो ये तीनों क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। बात समझ में आ रही है? चलिए और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये ग्रुप है, मान के चलो एक से ज्यादा ग्रुप आ जाए। अभी तो आपने देखा केवल एक Br था, मान के चलो दूसरे सिरे पर भी ग्रुप है। तो अब क्या है कि ये जो ग्रुप पूरा है ना फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO और इधर Br है। तो Br के लिए ये पहला वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। तो इस CHO के लिए इस CHO के पहले वाला कार्बन क्या है? ये अल्फा कार्बन। अब इसके बाद ये दूसरा वाला कार्बन क्या है? ये इस वाले ग्रुप के लिए भी क्या है? बीटा कार्बन। और इस वाले ग्रुप के लिए भी क्या है? बीटा कार्बन है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? जरा और कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये हमारे पास ग्रुप बीच में आ गया। तो इसके इधर ही वाला कार्बन क्या है? ये अल्फा कार्बन। और इस ग्रुप के इधर वाला क्या होगा? ये भी। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के दोनों तरफ हमारे पास क्या है? पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और इससे अगला वाला कार्बन होता तो क्या होता? बीटा कार्बन, और उससे अगला वाला होता तो क्या होता? गामा। तो इस तरह से क्या है कि ग्रुप के बराबर वाला कार्बन अल्फा, उससे ग्रुप के बराबर से अगला वाला यानी ग्रुप से दूसरा वाला कार्बन क्या होगा? बीटा। और ग्रुप से तीसरा वाला कार्बन क्या होगा? गामा। और ग्रुप से चौथा वाला क्या होगा? डेल्टा। इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अल्फा बीटा हम कार्बन की पहचान कर लेते हैं। अब विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का एलिमिनेशन हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमें एक एल्कीन मिलती है। क्योंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है, इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। अब एक्चुअली बीटा विलोपन ये होता किसके आधार पर है? तो इसके लिए सेट-जेफ ने एक रूल दिया था, वो भी आपको हम बताएंगे। सेट-जेफ रूल क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि विलोपन में है क्या। ये कार्बन है, इससे ये हैलोजन लग रहा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन लग रहा है। तो कार्बन के बराबर वाला कार्बन जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है ये तो हो गया अल्फा, और इससे ये क्या होगा? बीटा। अब एलिमिनेशन में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? बीटा वाले से, और हैलोजन जाएगा इसका। तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास कि एलिमिनेशन में एक हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से हटेगा और एक हैलोजन जो कि ग्रुप हटेगा यहाँ पे पहले वाले कार्बन से। तो इस प्रकार यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा C डबल बॉन्ड C एल्कीन का। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक प्रकार के एल्कीन बनने की संभावना हो तो सेट-जेफ या जेट-सेफ दोनों ही नाम ले लेते हैं इसके। सेट-जेफ भी बोल देते हैं और जेट-सेफ भी बोल देते हैं। इसके अनुसार एक नियम, एक एल्कीन बनती है। तो सेट-जेफ नियम क्या है? सेट-जेफ नियम के लिए हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमें बीटा जो कार्बन होगा उस पर देखने पड़ते हैं कि न्यूनतम हाइड्रोजन लगे हुए कि नहीं, यानी अधिक एल्किल समूह लग रहे कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, पहले एक सामान्य एग्जाम्पल है। जैसे मान के चलिए
इसमें ये वाला जो कार्बन है इससे हेलोजन लग रहा है एक, और इसके बराबर में ये कार्बन कौन सा, बीटा कार्बन, और इससे लग रहा है हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बन जाएगा, HCl, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर सेट-जेफ रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए हैं। इसका मतलब है अब 1 क्लोरोप्रोपेन है, इस पर एल्कोहलिक OH की क्रिया करें तो प्रोपीन बनेगी। देखिए CH3 CH2 CH2 Cl प्लस एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, ये वाला तो अल्फा कार्बन पे से तो हटेगा क्लोरीन, और बीटा से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से एक H हट गया, यहाँ से Cl, तो बॉन्ड कहाँ आ गया, दोनों के बीच में आ गया, ये दिखाइए। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। अब सेट-जेफ नियम की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम बताया है कि सेट-जेफ नियम के अनुसार कैसे बनेंगे। जब किसी एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण किया जाता है तो वह एल्कीन मुख्य रूप से बनती है जिससे द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। वी माने निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन का, हैलोजन का करण मीन्स निकलना। एक ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलते हैं वह क्रिया कहलाती है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये परफेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और इसमें सेट-जेफ नियम बिल्कुल सिंपल है कि एल्कीन कौन सी बनेगी, जिससे द्विबंध से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हों। देखिए जरा, 2-ब्रोमोपेंटेन को हम केवल से क्रिया करें तो पेंट-2-इन बनता है। जरा देखते हैं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 कब बनेगा ये। अब देखिए ये आपके पास है एल्किल हैलाइड और ये लग रहा है Br, तो Br के बराबर में ये वाला बीटा कार्बन है और Br के बराबर में ये वाला बीटा कार्बन है। अब आपके पास पॉसिबिलिटी दो हैं इसकी, या तो इस वाले बीटा से हाइड्रोजन हटे, जब इससे हटेगा तो बनेगा आपके पास क्या, ये वाला जो कि माइनर रूप से बनता है। अब ये वाले बीटा से हटा तो इस पे क्या बनेगा, पेंट-2-इन जो मेजर बनेगा। अब इससे क्यों, इस पर तो कोई एल्किल समूह नहीं है ना, कार्बन पर हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन पर एक एल्किल समूह लग रहा है। इसलिए सेट-जेफ नियम कहता है कि हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन परमाणु से हटेगा, इन दोनों में से देखिए, जिस पर ज्यादा एल्किल समूह है। तो यहां तो कोई एल्किल समूह इस कार्बन पर लग ही नहीं रहा, यहां पर लग रहा है एक एल्किल समूह लग रहा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी इस वाले प्रोडक्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस, यानी ये प्रोडक्ट कम बनेगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो सेट-जेफ नियम के अनुसार किसी भी विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया में हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन परमाणु से हटेगा जिस पर कि अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होंगे। ठीक है, 2-क्लोरोप्रोपेन से प्रोपीन देखिए यहां पर समझाने के लिए CH3 CH Cl। अब क्या है कि यहां पर भी बीटा कार्बन है और यहां पर भी बीटा कार्बन है। अब हम यहां से हाइड्रोजन हटाएं या यहां से, तो देखिए दोनों तरफ बराबर है। तो हमने इसीलिए एग्जाम्पल लिया है ये कि यहां शो करने के लिए कि यहां पर इससे कोई मैटर इश्यू नहीं कर रहा है कि आपने यहां से हटाया या यहां से हटाया, दोनों तरफ से एक ही उत्पाद बनेगा, क्योंकि आपके पास क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपीन से 2-मिथाइल प्रोपीन कैसे बनेगी, देखिए। अब ये देखिए ये क्लोरीन लग रहा है ना, अब ये भी इसके लिए बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब तीनों पर हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इन पर अतिरिक्त एल्किल समूह नहीं लग रहे, इसलिए यहाँ से आप हाइड्रोजन हटाएं तो यहाँ से हटाएं या फिर यहाँ से हटाएं, इन तीनों स्थितियों में एक ही उत्पाद मिलेगा इस तरह का। अर्थात यहाँ पर एल्किल समूह समान है, यानी कोई भी आपके पास एल्किल समूह नहीं है, केवल हाइड्रोजन लिंक है, इसलिए बीटा हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से हट जाएगा और समान उत्पाद प्राप्त होगा। और कौन सा प्राप्त होगा, 2-मेथिल प्रोपीन। 2-ब्रोमोब्यूटेन से 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन, देखिए ये हमारे पास है। अब 2-ब्रोमोब्यूटेन, अब देखो इसमें केस क्या है, ये ब्रोमीन है तो इसके बराबर में ये बीटा कार्बन है और इसके बराबर में ये बीटा कार्बन है। तो इस प्रकार क्या हुआ हमारे पास, जब यहां से आप हटाओगे डबल बॉन्ड लग जाएगा पहली कंडीशन में, तो ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट यानी कम मात्रा में। और जब यहां से हटाओगे तो अब यहां से क्यों हटाएंगे, क्योंकि नियम क्या है, नियम ये है कि बीटा कार्बन पर या तो एल्किल समूह ज्यादा लगे हो या हाइड्रोजन कम हो। तो यहां पर तो देखिए कोई एल्किल समूह लग ही नहीं रहा, यहां लग रहा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन यहां से जब हटेगा तो यहां पर क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा, और यहां से जब हटेगा तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं।
और देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन से 2 मिथाइल ब्यूट टूइन और 2 मिथाइल ब्यूट वनीन देखो कैसे प्राप्त होगी, ये हमारे पास है। अब इसके लिए देखिए ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा, बस इस वाले बीटा कार्बन से एक एल्किल समूह लग रहा है, ये वाला। इस वाले बीटा कार्बन से कोई भी एल्किल समूह नहीं लग रहा, इस वाले बीटा कार्बन से कोई भी एल्किल समूह नहीं लग रहा, इसलिए ये ब्रोमीन तो हटेगी। इसके बराबर से यहां से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। तो इस डबल बॉन्ड जो यहां पर आएगा बीच में वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यदि आप यहां से या यहां से डबल बॉन्ड लगाते हैं तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब आपके पास क्या मिलेगा, 2 मेथिल ब्यूट 2इन और 2 मेथिल ब्यूट 1इन। ये मेजर और ये माइनर, यानी अधिक मात्रा में, ये कम मात्रा में। अब आपके पास समझ में आ गई होगी, सेटजेफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु उस बीटा कार्बन परमाणु से हटता है जिस पर अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। धातुओं से क्रिया, अधिकांश कार्बनिक जो क्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड, जिनमें एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की बात करते हैं, कुछ धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं और इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। देखिए मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर बनेगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे ग्रीनियार अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है। Rx प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर में क्या हो सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो सकता है या ईथर हो सकता है, क्या बनेगा RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। एग्जांपल देखिए C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, क्या बनेगा C2H5MgCl एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3CH2Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में। तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन देते हैं। ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, जब आपको एल्केन बनाने की विधि पढ़ाई थी, उस समय बताया था कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर हम जल की क्रिया करते हैं तो एल्केन। तो इसमें क्या होता है कि जो MgX है इसके साथ OH लग जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट है उसका, और H यहाँ लग जाएगा, इस प्रकार एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वैसे भी प्रयोगशाला में बहुत अधिक प्रयुक्त किया जाता है। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है कि ये सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्केनों का मिश्रण क्यों कह सकते हैं कि देखिए सममित एल्केन तो इससे आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन सममित एल्केन तो इससे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन असममित जो एल्केन होते हैं उसके लिए विधि प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि वहां पर कई एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे Rx एल्किल हैलाइड की सोडियम से क्रिया करें ईथर की उपस्थिति में तो NaX बन जाएगा और RR यानी जो आपके पास सममित एल्केन है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपके पास CH3Cl पर Na की क्रिया करें ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, NaCl मिलकर NaCl बन जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH3 यानी एथेन बन जाएगा। अब बात करते हैं आपके पास वोल्टेज अभिक्रिया की मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ वोल्टेज रिएक्शन क्या होती है कि वोल्टेज अभिक्रिया की क्रिया विधि में मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। देखिए Rx प्लस Na इक्वल टू R फ्री रेडिकल यानी जो एल्किल मुक्त मूलक बनेगा प्लस NaX R मुक्त मूलक दूसरे मुक्त मूलक से क्रिया करके एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। इसकी सीमाएं क्या हैं, वोल्टेज अभिक्रिया जो होती है असममित एल्केन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, अभी आपको बताया था, क्योंकि इसमें विभिन्न एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए CH3Cl और इस पर हम क्रिया करते हैं CH3CH2Cl की और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो देखिए ये दोनों मिश्रित होगा CH3CH2 का होल ट्वाइस यानी ब्यूटेन बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस यानी एथेन बन जाएगा और ये दोनों मिलकर प्रोपेन बन जाएगा। तो इनको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये उपयुक्त नहीं होती असममित एल्केन बनाने के लिए। कौन कौन से पद इस्तेमाल होते हैं, देखिए अभी जो बताया था आपको कि CH3Cl प्लस Na C2H5Cl दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। ये CH3Cl ही आपस में C2H5 से क्रिया करेगा, इधर मिसप्रिंट हो गया, तो ये CH3Cl प्लस CH3Cl, यहाँ पर भी CH3Cl है, ये CH3Cl, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा और C2H5 और C2H5 मिलकर क्या बन जाएगा, C4H10 दैट इज ब्यूटेन बन जाएगा। आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे, जिसमें मुख्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि आपको बताएंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं, एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध के हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण
कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उपस्थित होता है, अतः आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन के कार्बन परमाणु पर जुड़ जाता है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रियाएं दो क्रिया विधियों के द्वारा संपन्न होती हैं। कौन कौन सी दो क्रिया विधि हैं? उनमें है पहली आपके पास द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या जिसे SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। दूसरी होती है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया जिसे SN1 मैकेनिज्म कहा जाता है। पहले बात करते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN2 अभिक्रिया की। मैथिल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिसमें मेथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड बनता है, द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों प्रकार के अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे CH3Cl प्लस KOH, तो ये K और Cl मिलकर बन जाएगा KCl और ये OH लग जाएगा CH3 के साथ, तो CH3OH और ये क्रिया होगी जलीय विलयन में। KOH का यहाँ पर जलीय विलयन प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये जो क्रिया है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको दिखाया है कि ये जो OH है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को जो Cl है ये भी न्यूक्लियोफाइल। आखिरकार न्यूक्लियोफाइल होते क्या है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है, या हम कह सकते हैं कि जिनका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। तो ये ऋणावेशित परमाणु हो सकते हैं, परमाणुओं का समूह हो सकते हैं, ये पूरे के पूरे यहाँ से एक दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित। ये मानिए कि ये OH एक न्यूक्लियोफाइल है और ये दूसरा एक क्लोराइड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। अब इसने क्या करा, इसको अटैक किया CH3Cl को, तो ये OH तो आ गया Cl के स्थान पर और Cl यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये जो क्रिया है ये आपके पास क्या कहलाती हैं? न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया, जो कि SN2 क्रिया कहलाती हैं। तो इसकी जो अभिक्रिया की दर होती है ये आपके पास दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। दो अणु कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास आक्रमणकारी पदार्थ है, आक्रमणकारी जैसे यहाँ OH आयन है, और दूसरा आपके पास सबस्ट्रेट है यहाँ पर। तो ये जो है आपके पास ये इन दोनों की जो एक्टिव मास है, हम कह सक्रिय द्रव्यमान है, इनके गुणनफल के समानुपाती है, या दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। ये SN2 अभिक्रियाओं के लिए होता है कि इनकी रेट दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं इसकी एक 3D स्ट्रक्चर की। तो ये देखिए एक वेज स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है। इसमें जो एक कार्बन है, ये कार्बन है बीच में, ये इससे क्लोरीन लग रहा है, ये H हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ये H, ये H, और इस पर अटैकिंग क्या है यहाँ पर? OH आयन। तो ये दिखाया है कि ये जो OH आयन है पहले क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। मीन्स क्या है कि ये अटैकिंग रिएजेंट है OH, जैसे CH3Cl से जो अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट आएगी जो क्षणिक रूप से रहेगी। इसके बाद क्या होगा, ये तुरंत ही यहाँ से Cl आयन यानी जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है दूसरा वाला हट जाएगा, और ये जो OH आयन है जो ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ जोड़ा था ये इससे लगा रह जाएगा। इस प्रकार हमें उत्पाद मिल जाएगा और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो डॉटेड लाइन है और जो वो कहाँ पर है, पीछे की ओर जाने वाले अवंत को दर्शा रही है, और जो ठोस लाइन है ये वाली जो डार्क वाली लाइन है ये ऊपर की ओर है। तो इस तरह से हमने इसका 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। हम आप आगे से और देखते हैं कि हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे। देखिए ये हमारे पास है एक पूरा एल्किल हैलाइड जिसमें ये हैलोजन ग्रुप है जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया, ग्रीन बॉल दिखाई हुई है, हैलोजन एटम लिविंग ग्रुप जो हटने वाला है। अब क्या हुआ, इस पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसको, राइट। अब क्या होगा, अब आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो हमने शो नहीं की। अब क्या होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट में ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट गया, किसके द्वारा, इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने जो रेड वाला है इसने इसको अटैक किया, तो यहाँ से ग्रीन वाला तो अलग निकल गया। ये जो रेड वाला है ये इससे लिंक हो गया, तो लिंक होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये वाला। तो बात समझ में आई आपके, यानी एक न्यूक्लियोफाइल के अटैक के द्वारा दूसरे न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन होना SN2 जो हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और जरा कोशिश करते हैं, यह द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया को प्रदर्शित हमने किया है। तो इसमें क्या होता है
कि आक्रमणकारी नाभिक रागी की एल्किल हैलाइड से अन्योन्य क्रिया होने पर कार्बन हैलाइड बॉन्ड टूट गया। आपने देखा भी, अभी आपको पीछे दिखाया था कि जो इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड था, ये वाला जो ग्रीन और ब्लैक के बीच में बना था, ये टूट गया था और एक नया बॉन्ड आपके पास यहाँ क्रिएट हुआ था। तो इस तरह से क्या होगा, और नया कार्बन और आक्रमणकारी इस नाभिक स्नेही के बीच में नया आबंध बन जाता है, जैसा कि आपने देखा। और दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न हो जाती हैं, बीच में कोई भी इसमें मध्यवर्ती यौगिक नहीं बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए, ये क्रिया एक ही पद में होती है। अभी आपको बताया कि बीच में संक्रमण वाला जो पदार्थ बना था वो क्षणिक रूप से बनता है, तुरंत ही हमारे पास उत्पाद है। तो उसमें क्या है कि इस अभिक्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से 180 अंश के कोण पर प्रहार करता है। अभी आपको दिखाया था कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल पर, यानी जो आपके पास है, उसको हटाने के लिए एल्किल हैलाइड पर प्रहार कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इसको अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कहा गया। मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनी थी, बहुत अस्थायी होती है और दुर्बल जो नाभिक स्नेही इससे हट जाता है, और आपने देखा अभी हट गया था। देखिए ये संक्रमण अवस्था है जो आपको बताई थी। अब बात करते हैं कि इसकी कोटि कितनी है। तो SN2 मैकेनिज्म आपके पास जो है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिकारक के दो अणु इसमें भाग लेते हैं। अभी आपने देखा एक OH आयन भाग लिया था और दूसरा CH3Cl भाग लिया था। तो इस तरह से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। यह क्रिया अध्रुवीय विलायकों में तेज गति से होती है। मतलब क्या है, अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं जिनमें पोलरिटी नहीं होती। जैसे कि जल तो ध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक है जैसे कि आपके पास कार्बनिक यौगिक बेंजीन है, अध्रुवीय विलायक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह के आपके पास जो विलायक होते हैं उनमें ये अभिक्रिया तीव्र गति के साथ होती है। इस अभिक्रिया में अणु के विन्यास का प्रतिबल इन्वर्सन, मेन चीज आपने देखी कि एक जो न्यूक्लियोफाइल था वो लेफ्ट साइड से अटैक किया था, तो कहां पहुंच गया था? राइट साइड में। याद करिए जो आपको अभी दिखाया था कि उसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का जो रेड कलर का था वो कहाँ गया था? ग्रीन वाले की तरफ गया था ना। तो जो रेड वाला ग्रीन वाले की तरफ गया था, इन्वर्सन स्ट्रक्चर मिला। मीन्स क्या है कि अटैक तो हो रहा था लेफ्ट साइड से और आया कहाँ? वो राइट साइड में। 3 डिग्री हैलाइड में SN2 अभिक्रिया सबसे धीमे वेग से होती है। क्यों होती है? रीजन क्या है? क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में 3 एल्किल समूह के कारण नाभिक स्नेही को पीछे से प्रहार करने में अधिक त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर ज्यादा आपके पास ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, जहाँ पर ज्यादा बाधा, इंटरप्शंस ज्यादा होगा, एल्किल समूह उनको अटैक नहीं करने देगा। इसलिए यहाँ पर ये क्रिया बड़ी धीमे से होती है। जो आपके पास प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं उनमें बहुत तेजी से होती है ये अभिक्रिया। तो इनके जो वेग का घटता क्रम आपके पास किस तरह से? सबसे तीव्र गति से होती है 1 डिग्री हैलाइड्स में, उससे कम होती है 2 डिग्री हैलाइड में, और इससे भी कम होती है 3 डिग्री हैलाइड्स में। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो इसमें सबसे तीव्र गति से SN2 अभिक्रिया होगी। इसके बाद द्वितीयक है ये RCHRX। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइमरी की अपेक्षा अभिक्रिया धीमी हो जाएगी और टर्सरी वाले में अभिक्रिया की दर और कम हो जाएगी। इस प्रकार SN2 अभिक्रिया के वेग का घटता क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल होगी जो सबसे तेज होती है 1 डिग्री हैलाइड्स में, दूसरे नंबर पर होती है 2 डिग्री हैलाइड में, और सबसे कम किस्म होती है 3 डिग्री हैलाइड में। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि SN2 अभिक्रिया के वेग को घटते क्रम में लिखिए। उसमें आपको पूछा जाएगा RCH2X, RCHRX और RRRCX, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को अभिक्रिया के वेग के घटते क्रम में लिखिए। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये घटते हुए क्रम में अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करते हैं। अब हम आज का जो दूसरा टॉपिक इसमें होगा वो होगा नाभिक स्नेही अभिक्रिया की क्रियाविधि, और जिसमें हम आपको बताएंगे SN1 मैकेनिज्म। अभी तक आपको पढ़ाया था SN2 मैकेनिज्म के बारे में, और अब आपको बताएंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में आपके पास क्या है? SN1 एक काणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं जिन्हें SN1 अभिक्रिया कहा जाता है। वो क्या थी? द्विआणुक थी। इसमें नाभिक स्नेही अभिक्रिया एक आणुक है। SN1 अभिक्रिया सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती है। देखिए ये अंतर है, यहाँ पर ये ध्रुवीय विलायक का यूज किया जाता है, जबकि SN2 में जो अभी आपको पीछे बताया था उसमें अध्रुवीय विलायक का प्रयोग किया गया था। यानी जो अध्रुवीय विलायक है उनमें SN2 बड़ी तीव्रता के साथ होती है, जबकि SN1 में ये क्रिया ध्रुवीय विलायकों में होती है।
तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल देती है और अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ध्यान देने की बात है, यहां पर अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। पॉइंट इसको नोट कर लीजिए कि यह जो अभिक्रिया का वेग होता है किसमें, SN1 में, SN1 में अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए अभिक्रिया देखिए नीचे, CH3 होल थ्राइस CBr प्लस KOH एक्वस मींस जलीय विलयन, K और Br मिलकर बन जाएगा KBr। ये OH कहाँ चला जाएगा, Br के स्थान पर चला जाएगा। तो ये क्रिया कैसे होती है इसको हम अभी आगे आप बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में ये क्रिया कैसे पूर्ण होती है, देखिए ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है और ये लीविंग ग्रुप है, यानी यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल हटने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये लीविंग जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये ऋणावेशित कण होता है और आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है पॉजिटिव है, ये यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हट गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लग गया। तो इस तरह से ये दो स्टेप में पूरी होगी क्रिया। इसमें और पहले में क्या अंतर है, वो केवल एक स्टेप में हो रही थी, उसमें बीच में संक्रमण अवस्था बनी थी, यहाँ पर संक्रमण अवस्था नहीं बन रही है। यहाँ पर क्या होता है कि पहले एल्काइल हैलाइड का ब्रेकिंग हो रहा है, दूसरी तरफ से एक न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक कर रहा है। तो ये दो स्टेप में हो रही है, पहली वाली अभिक्रिया केवल एक स्टेप में हो रही थी। तो ये आपके पास है, इसकी क्रिया विधि कैसे होगी। क्रिया विधि के लिए क्या होगा, SN1 क्रिया दो पदों में संपन्न होती है। ये पॉइंट नोट करिए दोबारा से, SN1 क्रिया दो पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 कितने में होती थी, एक पद में। इसमें क्या होता है, SN1 में पहला पद धीमा और उत्क्रमणीय होता है, दूसरा पद तीव्र और अनुत्क्रमणीय होता है। पहले पद में ध्रुवीय कार्बन हैलोजन आवंत का धीमा विदलन यानी स्लो डिसोसिएशन, विखंडन, हम कहते हैं कि बॉन्ड का टूटना, जिसे हम कहते हैं कि बॉन्ड टूट रहा है यहाँ से, वो कैसा होता है, धीमा, एक जिसमें एक कार्बोकैटायन बनेगा और एक ब्रोमाइड आयन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा। कैसे, देखिए ये आपके पास है CH3 होल थ्राइस CBr, आपके टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, प्रथम स्टेप में ये कार्बोकैटायन जो ग्रीन कलर का जो Br दिखाया ना, ये तो न्यूक्लियोफाइल अलग हट गया और ये पूरा कार्बोकैटायन बन गया, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बन गया आपके पास। तो अब क्या होगा, अब होगा दूसरे पद में कार्बोकैटायन पर नाभिक स्नेही के द्वारा आक्रमण होगा और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। देखिए ये जो कार्बोकैटायन बना इस पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH ये आया, इसने अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या बन गया, CH3 होल थ्राइस COH टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल आपके पास बन गया, अभिक्रिया पूर्ण हो गई। अंतर क्या रहा कि पहले वाले में जो आपके पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड था वो ब्रेक हो गया और दूसरे वाले पद में जो कार्बोकैटायन बना इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद ये इससे लिंक हो गया, लिंक होने से ये उत्पाद में कन्वर्ट हो गया। तो दो स्टेप हो गए, पहला आपके पास स्लो हो गया, तो ये आपके पास इसकी मैकेनिज्म है। तो मंद पद में क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, याद कर लीजिए। SN1 अभिक्रिया में मंद पद में क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है, अतः यह क्रिया कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसकी दर अभिकारक अणु की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होगी। अभिक्रिया की दर सबसे मंद पद पर निर्भर है, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि हाइड्रोक्साइड आयन पर। यह विशेष ध्यान का है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में यह क्रिया तेज गति से होती है, ये भी पॉइंट अभी आपको नोट करना है। SN1 क्रिया ध्रुवीय विलायकों में तेज होती है, जबकि SN2 अध्रुवीय विलायकों में तेज होती थी। आपको विशेष नोट करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आए। देखिए आपके यहाँ अति लघु प्रश्न भी आते हैं, तो उनमें ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स लेके हुए हैं ये आपको पूरे परफेक्ट 2 मार्क्स दिलाते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट्सों को आप नोट करते रहें कि ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में SN1 क्रिया तीव्र गति के साथ होती है। SN1 अभिक्रिया का वेग कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कार्बोकैटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा एल्किल हैलाइड से इसका विरचन उतना ही सरल होगा तथा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। कार्बोकैटायन का स्थायित्व मीन्स कार्बोकैटायन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इस पे डिपेंड करता है इसका वेग।
कैसे करता है आपको बताते हैं। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, जो कि 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक स्थायी है। पीछे भी बताया था, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इस पर एल्काइल समूह ज़्यादा लग रहे हैं। अतः 3 डिग्री हैलाइड में SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, और वहाँ क्या था, SN2 में उल्टा था, 1 डिग्री में ज़्यादा थी, 2 डिग्री में उससे कम थी, और 3 डिग्री में सबसे कम थी। यहाँ पर इसका उल्टा है। इसका एग्जाम्पल देखिए, SN1 अभिक्रिया के वेग का हम घटता क्रम देखिए। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 1 डिग्री हैलाइड्स में SN1 अभिक्रिया का वेग चलता है। इस क्रिया में रेसिमाइजेशन हो जाता है। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 होल थ्राइस CBr और CH3 होल ट्वाइस CHBr, CH3 CH2 CH2Br। देखिए ये पहला वाला तो टर्सरी है, दूसरा वाला क्या है आपके पास, ये सेकेंडरी है, और तीसरा वाला ये क्या है आपके पास, प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा वेग किस में है, इसमें है, टर्सरी में। इससे कम वेग किस में है, सेकेंडरी में, और इससे कम किस में, प्राइमरी में। ये SN1 के लिए है। ये किसके लिए है, SN1 के लिए है, ना कि ये SN2 के लिए है। SN1 और SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। क्रम होता है सबसे पहले तृतीयक हैलाइड, फिर द्वितीयक हैलाइड, फिर प्राथमिक हैलाइड, फिर मिथाइल हैलाइड ग्रुप है। ये एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है। कैसे, SN2 अभिक्रिया में तृतीयक से एल्किल हैलाइड तक ये बढ़ेगा। SN2 में देखिए एरो का डायरेक्शन देखिए, तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक, इस तरह से। और यदि हम SN2 की बात करते हैं, SN1 की बात करते हैं, तो देखिए इसका रिवर्स हो गया। अब देखिए दोनों को अंतर करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। हम चलेंगे टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से लेके मिथाइल ग्रुप तक, तो इधर SN2 बढ़ेगी, SN2 की रेट बढ़ेगी, और इधर को SN1 की, राइट। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। एलिल हैलाइड और बेंजिल हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि निर्मित एलिल और बेंजिल कार्बोकैटायन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होते हैं। अनुनाद आपको पहले पढ़ा चुके हैं, रेजोनेंस, जिसमें कि एक ही यौगिक की विभिन्न संरचनाएं होती हैं, विभिन्न संरचनाओं से उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए बेंजीन में ये जो बॉन्ड का ट्रांसफरिंग दिखाई गई है, यहाँ पर जो आपके पास CH2 पर पॉजिटिव साइन है, और ये बॉन्ड ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन से क्या होगा कि ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा, ये पॉजिटिव साइन पीछे बढ़ेगा। इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके, आपके पास बेंजिल हैलाइड के। जो CH2Cl लग जाएगा तो बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा, CH2Br हो जाएगा, तो यहाँ पर C6H5 के साथ तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH2Br का नाम होगा बेंजिल ब्रोमाइड। तो ये बेंजिल ग्रुप की जो कार्बोकैटायन बनता है, अनुनाद के कारण क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखिए, एलिल ग्रुप के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है, ये CH है आपके पास, और ये CH2, तो ये डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ, तो इसमें भी अनुनादी स्ट्रक्चर है दोनों में, तो इसके कारण ये भी कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा स्थायी होता है वो ज़्यादा SN1 क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका वेग का घटता क्रम क्या होगा। दोनों प्रकार की क्रियाविधियों के लिए समान एल्किल समूह होने पर अभिक्रिया का वेग घटता क्रम ये है, यानी R समान रखें, जैसे यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो सबसे ज़्यादा होगा आयोडाइड में, फिर ब्रोमाइड में, फिर क्लोराइड में, फिर फ्लोराइड में। बेंजिल हैलाइड में सबसे ज़्यादा, फिर एलिल हैलाइड में उससे कम, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, और फिर 1 डिग्री हैलाइड में। ये नीचे वाला जो आपको बॉक्स बनाया हुआ है, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपके पास। वो पूछा जाएगा बेंजिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड में SN1 अभिक्रिया के वेग का घटता क्रम लिखिए। तो इस तरह से होगा, SN1 के लिए पूछेगा, ध्यान रखें ये SN1 के लिए है, तो ये वाली लाइन केवल SN1 के लिए है।